बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। मज़मून है उर्दू, जमात है हश्तम, सफ़ा नंबर है 24 और सबक नंबर 4। उन्वान है हमारा पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। हम इसकी मश्क हल कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सवाल नंबर 1 तक 3 करवाए हैं। जो सवाल नंबर 1 है उसे आपने अपनी नोटबुक पर लिखना था और सवाल नंबर 3 भी आपने नोटबुक पर करना था। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ सवाल नंबर 4 से करेंगे और सवाल नंबर 4 है, दरअसल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं और साथ लिख दिया गया है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये सवाल आपने अपनी किताब पर हल करना है। जी, पहला लफ्ज़ है सकाफ़त। ये मुअन्नस लफ्ज़ है। हम जैसे कहते हैं हमारी तहज़ीब व सकाफ़त, तो इसके लिए हम हमारी का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मुअन्नस लफ्ज़ है। दूसरा लफ्ज़ है रक़्स। हम कहते हैं घोड़ों का रक़्स, तो का इस्तेमाल हुआ है, इसमें मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। इसी तरह मुहीत भी मुज़क्कर है, मज़ार भी मुज़क्कर है, उर्स भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, तहज़ीब भी मुअन्नस है। तहज़ीब और रवायत दोनों मुअन्नस अल्फाज हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहला है, सिबी दर्रा बोलान के दहाने पर आबाद शहर है, यानी कि बिल्कुल शुरू में उसके जो है सिबी जो है दर्रा बोलान जो है इस जगह का नाम है। दहाने पर आबाद एक शहर है। दूसरा है, पाकिस्तान की अक्सरियत डैश के शोबे से मुंसलिक है। जी, इसमें जो आएगा लफ्ज़ वह है, पाकिस्तान की अक्सरियत ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। तीसरा है, रात के वक्त डैश का मुजाहरा मेला मवेशिया को चार चांद लगा देता है। जी, चार चांद लगाना होता है रौनक बढ़ाना या खूबसूरती बढ़ाना। और इस खाली जगह में आएगा आतिशबाजी। आतिशबाजी होता है यानी कि पटाखे वगैरह बजाना और इस तरह के जो रोशनी वगैरह करना, इसको आतिशबाजी कहते हैं। नंबर 4 है, सिंदूर में पोलो का खेल डैश से मारूफ है। जी, मारूफ होता है मशहूर या मकबूल, तो सिंदूर में पोलो का खेल 800 साल से मारूफ है। नंबर 5 है, सिबी मेले की रवायत 1 सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है। 1 सदी यानी कि 100 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है, यानी कि 100 साल से ये मेला जो है वो मनाया जा रहा है। सवाल नंबर 6 है कि दरअसल मुहावरात व तराकीब का मफ़हूम वाज़े कीजिए। ये मफ़हूम वाज़े करना है हमने इनका। एक लड़ी में परोना, आरास्ता करना यानी कि सजाना, तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना, किसी तरतीब से रखना। ठीक है, आगे है चार चांद लगाना। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। चार चांद लगाना, रौनक देना या ज़िबाइश करना। ज़िबाइश होता है सजावट। तीसरा लफ्ज़ है नुमाया मकाम रखना, आला हैसियत रखना। अगला लफ्ज़ है शोहरत हासिल करना, मशहूर होना, नाम हासिल करना। अगला लफ्ज़ है इश्तराक अमल, मतलब है इसका ताउन या मेल जोल। ये तो हमारा सवाल नंबर 6 है और सवाल नंबर 6 भी आपने अपनी नोटबुक पर हल करना है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ कि आपने कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। आपकी आसानी के लिए कालम अलिफ और कालम बे से मुतल्लिक़ा अल्फाज को कालम जीम में जो है लिख दिया गया है, यानी कि कालम अलिफ का दुरुस्त जवाब जो है वो आपको कालम जीम में मिलेगा। पहला लफ्ज़ है सिंदूर, इसका दुरुस्त जवाब है पोलो मैच। अगला लफ्ज़ है मेला मवेशियाँ, इसका दुरुस्त जवाब है आला नस्ल के जानवर। नेक्स्ट है शब बारात, मजहबी त्यौहार। आगे लोक वर्षा का मेला, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त, एक रंगारंग गुलदस्ता। लास्ट है सूफिया के मज़ार, उर्स और मेले। यहाँ पे आपने देखना है, आपके पास जो है कॉलम जो है आपने मिलाने हैं, तो इसलिए आपने ज़रा ध्यान से और तवज्जो से कॉलम मिलाने हैं कि कौन सा लफ्ज़ किससे मिल रहा है, कौन सा लफ्ज़ किससे मुतल्लिक़ा है। यह हमारा सवाल नंबर 7 है और इसको आपने किताब पर ही हल करना है। सवाल नंबर 8 देखें कि दर्जल अल्फाज में से वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें।
यहाँ पे देखें कि आपको बताया गया है कि अल्फाज दिए गए हैं, इसमें से आपने बताना है वाहिद अल्फाज कौन से हैं और जमा कौन से हैं। जी, मुल्क, यहाँ पे आपने वाहिद की जमा लिखनी है और जमा के वाहिद लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है मुल्क, जमा है इसकी मुमालिक। ये वाहिद लफ्ज़ है, इसकी हमने जमा लिखी मुमालिक। मकासिद, ये जमा लफ्ज़ है, इसकी हमने वाहिद लिखी मकसद। ज़रिया, ये वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा है ज़राए। कबीला, ये भी वाहिद लफ्ज़ है, जमा है कबाइल। लिबास वाहिद लफ्ज़ है, जमा है इसकी मलबूसात। सूफिया, सूफिया जो है वो जमा लफ्ज़ है, इसकी वाहिद है सूफ़ी। जी, आपने देखा कुछ वाहिद अल्फाज थे और कुछ जमा। वाहिद की जमा लिखी और जमा के वाहिद हमने लिखे। आपने ये जो है सवाल नंबर 8 भी अपनी किताब पर हल करना है। सवाल नंबर 9 देखें। सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही कीजिए। नंबर 1 है, लोक वर्षा के मेले में 30 से ज़्यादा ममालिक के दस्तकार शरीक होते हैं। ये गलत है जी, लोक वर्षा के मेले में 20 से ज़ायद ममालिक जो है शरीक होते हैं या उसके दस्तकार शरीक होते हैं। नंबर 2 है, पाकिस्तानी तहज़ीब को बनाने और संवारने में इस्लामी त्योहारों का बड़ा अहम किरदार है। जी बिल्कुल, हमारी तहज़ीब और सकाफ़त में इस्लामी जो है त्योहारों की झलक नज़र आती है, इस्लामी रवायात की झलक नज़र आती है, तो ये दुरुस्त है। तीसरा है, कौमी और इलाकाई त्यौहार लोगों में मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, लोग एक दूसरे के मुतालिक जानते हैं, एक दूसरे सूबे के रहन सहन और तर्ज़ रहाइश और सकाफ़त के मुतालिक जानते हैं। तीसरा है, शंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन ग्राउंड है। ये गलत है, शंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का पहला बुलंद तरीन ग्राउंड है, इसलिए ये गलत है। आपने इसके आगे गलत लिखना है। आगे नंबर 5 है, मेले लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका देते हैं। जी ये दुरुस्त है। आगे 6 है, शंदूर में हर साल गिलगित और बल्तिस्तान की रवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनक्किद होता है। जी ये गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे शंदूर में हर साल गिलगित और बल्तिस्तान लिखा हुआ है, जबकि यहाँ गिलगित और चित्राल की रवायती हरीफ टीमों के माबैन मैच मुनक्किद होता है। यहाँ तक हमारी मश्क है, इनको हमने किताब पर, इतने सवाल हमने किताब पर हल करने हैं। आगे थोड़ी सी आपको ग्रामर के मुतालिक बताया गया है, जिसमें आपको मज़मून के मुतालिक बताया गया है, जबकि सबक नंबर 3 में हमने ख़त के बारे में पढ़ा और मुहावरा के मुतालिक पढ़ा कि ख़त क्या है और मुहावरा क्या है और ख़त के कितने हिस्से हैं। अब सबक नंबर 4 में आपको बताया गया है कि मज़मून क्या है। पहले तो इसकी तारीफ़ है कि किसी मुकर्रर मौजू पर एक अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात, यानी कि आपके जो तासुर हैं, किसी चीज़ का आप क्या असर लेते हैं, वो का तहरीरी इजहार, यानी कि लिखा हुआ जो है इजहार जो है मज़मून कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, जज्बात का इजहार कर रहे हैं और उसको लिखते हैं, तो वो मज़मून कहलाता है। मज़मून किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपने वाज़ेह तौर पे कोई ख़ास ही मौजू लेना है। इसमें आपको मौजू की कैद नहीं है, आप किसी भी मौजू पर मज़मून लिख सकते हैं। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। जी आपने बस ये ख्याल रखना है कि उसकी तरतीब के मुताबिक जो है वो मज़मून लिखना है। सबसे पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है। जी इसमें मौजू का तारुफ़ कैसे करवाया जाता है कि जो भी आपने मौजू लिया है उसके मुतालिक आपने बताना है कि वो क्या है और किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है आपका मज़मून। फिर इसकी हमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने उसकी हमायत में मज़मून लिखना है या मुखालफत में लिखना है, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं या नेगेटिव पॉइंट्स देने हैं। बहस भी की जाती है और आखिर में इस बहस का नतीजा पेश किया जाता है, यानी कि अगर हम मनफी दलाइल दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, अगर हम मुस्बत दलाइल देंगे तो हम क्यों देंगे। तो ये तमाम जो है बातें, ये बहस होती हैं, तो इनके मुतालिक बहस भी की जाती है और आखिर में इस बहस का नतीजा भी पेश किया जाता है कि आपकी नज़र में उसका क्या नतीजा निकलता है।
मज़मून में मौजू के चीदा चीदा पहलुओं पर इजहार ख्याल किया जाता है, यानी कि उसके ख़ास पहलुओं पर, चीदा चीदा यानी कि ख़ास पहलुओं पर अपने इजहार ख्याल किया जाता है, ख्यालात का इजहार किया जाता है। आगे बताया गया है कि मज़मून की कई किस्में हैं, यानी कि मज़मून कई किस्मों का होता है। पहले तो इसकी कैद नहीं है कि आप किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कई किस्में हो सकती हैं। वो इल्मी भी हो सकता है, तारीखी भी हो सकता है, तनकीदी भी हो सकता है, स्वानेही भी हो सकता है। यानी कि आप स्वानेही कहते हैं किसी की ज़िंदगी के मुतालिक, फ़लसफ़े के मुतालिक भी हो सकता है, फ़लसफ़ियाना भी हो सकता है, साइंस की किसी इजाद के मुतालिक भी हो सकता है, इस्लाही किसी की इस्लाह करनी हो, दुरुस्ती करनी हो, किसी के किरदार की दुरुस्ती करनी हो, वो भी लिखा हुआ मज़मून कहलाएगा। और अदबी, अदब से ताल्लुक़ रखता हो तो वो भी मज़मून जो है अदबी है। आपने इसमें मज़मून की तारीफ़ को अच्छे तरीके से याद करना है, जिसमें आप यहाँ से यहाँ तक इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और जो है बाकी सवालात को किताब पर हल करेंगे और याद करेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने सिर्फ सवाल नंबर 6 को अपनी नोटबुक पर करना है और बाकी जो है सवाल नंबर 4 था, सवाल नंबर 9 आपने किताब पर हल करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।